नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज इतिहास की कक्षा के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। एक टॉपिक आपके दिया गया है भारत में प्रेस का विकास या समाचार पत्रों का विकास, उसका इतिहास। बच्चों, समाचार पत्रों का काम क्या होता है? सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और सरकार को जनता की आवश्यकताओं से, उनकी महत्वाकांक्षाओं से, उनकी इच्छाओं से, उनकी प्रतिक्रिया नीतियों के प्रति क्या आई है उससे अवगत कराना, ये सारा काम इनका होता है। अब भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले तो कोई अखबार या समाचार पत्र छपा नहीं करते थे। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में जब आए तो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लाए। 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रणालय लगाया। लगभग 100 साल तक कोई भी समाचार पत्र इस कंपनी के लोगों ने छपाने से इनकार कर दिया, क्योंकि कंपनी के जो वर्कर्स थे वो नहीं चाहते थे कि भारत की जो दशा है ये यहाँ तक, और दूसरा अखबारों के द्वारा इंग्लैंड तक भारत में ये क्या कर रहे हैं, उनकी नीतियों की, उनकी गतिविधियों के बारे में पता चले। भारत में जो पहला समाचार पत्र छापने की कोशिश की वो एक कंपनी का असंतुष्ट कर्मचारी था। वो चाहता था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं उनके दुष्कर्म, उनके अपकर्म, उनका भंडाफोड़ करना चाहता था। 1776 में विलियम बोल्स, जिसका कि मैं बात कर रही हूँ, उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ये अपने निजी व्यापार कर रहे थे उसकी निंदा की और उसने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसकी इच्छा थी कि मैं अखबार छापूं और कंपनी जो कर रही है भारत में उसकी जो है पूरा भंडाफोड़ करूं, जनता के सामने लाऊं, इंग्लैंड की जनता के सामने लाऊं। तो तुरंत प्रतिक्रिया हुई और बोल्ट्स को जो है इंग्लैंड वापस भेज दिया गया और उसकी योजना शुरू होती उससे पहले ही समाप्त हो गई। भारत में समाचार पत्र अगर आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, भारतीय प्रेस का जो जनक कहा जाएगा, तो वो है जेम्स अगस्टस हिक्की। उसकी किस्मत में था, उसने 1780 में भारत में पहला अखबार प्रकाशित किया। इसका नाम था द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल। उसकी सरकारी अधिकारी, गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश, इसकी उसने आलोचना की, उसके कारण उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली गई। उसके बाद में कलकत्ता गजट 1784 में, 85 में बंगाल जनरल, 1785 में ही ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कैलकाटा या द कैलकाटा अम्यूजमेंट, 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 में मद्रास कुरियर, ये सारे अखबार निकलने लगे। ये सारे समाचार पत्रों के जो एडिटर थे उन्होंने क्या किया, हिक्की का जो अनुभव था कि आपकी प्रेस जब्त कर ली जाएगी अगर आप सरकार की नीतियों की, सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की खुले रूप से आलोचना करोगे, तो इन्होंने मूल झगड़ा लेना उचित नहीं समझा। शुरुआत में जो समाचार पत्र आया करते थे वो 100-200 की मात्रा में छपा करते थे। इन मैगजीन का उद्देश्य क्या था कि जो यूरोपीय लोग हैं, एंग्लो इंडियन लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, उनका मनोरंजन करना। दूसरा, लोकमत के बिगड़ने का भी कोई भय नहीं था। सिर्फ डर इतना था कि ये मैगजीन अगर इंग्लैंड चली गई और वहाँ उनकी क्या कर रहे हैं भारत में, ये सारी गतिविधियाँ पता चल जाए तो उनके लिए दिक्कत हो जाए। समाचार पत्रों के लिए कोई कानून बने नहीं थे, ये पूरी तरह सरकार की, कंपनी के अधिकारियों की दया पर थे। कभी कभी सरकार प्री सेंसरशिप लागू कर देती थी कि छपने से पहले जो है एक बार हमको आप दिखाओगे, और अपराधी संपादक जो होता था उसकी देश से निकाल देती थी। समाचार पत्रों में जो पहला कानून आया वो था 1799 का सेंसरशिप एक्ट या समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। ये लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। फ्रांस के आक्रमणों का डर था, नेपोलियन ताकतवर हो रहा था उस दौरान, तो वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी समाचार पत्र ऐसे तथ्य प्रकाशित करे जो फ्रांस या भारतीय रियासतों के सामने उसकी कमजोरी बता दे। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम या द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू कर दिया और समाचार पत्रों पर सेंसर लागू कर दिया। इसकी मुख्य धाराएं हैं, समाचार पत्र जो अखबार थे उनको संपादक का, प्रिंटर का और प्रोप्राइटर जो मालिक था उसका नाम साफ रूप से छापना पड़ता था, और प्रकाशक को जो क्या छापेगा वो अखबार में मेन तत्व जो है सरकार के सचिव के सामने प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था।
जो नियम को दंड देते थे उनको डिपोर्ट किया जाता था। 1807 में ये जो है सिर्फ समाचार पत्रों पर ही नहीं, मैगजीन पर, पैम्पलेट पर, किताबों पर भी लागू कर दिया गया। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आया तो उसने कुछ ढील दे दी नियमों में और 1818 में समाचार पत्रों का जो पूर्व पत्रेक्षण था, सेंसरशिप था, वो बंद कर दी। लेकिन फिर भी एक नियम बनाए गए ताकि उन विषयों की विवेचना न हो जिससे सरकार के अधिकार को हानि पहुंचे। गवर्नर जनरल ने अपनी परिषद, विशेषकर जॉन एडम्स की इच्छा के विरुद्ध जेम्स बर्किंघम, जो कलकत्ता जनरल का संपादक था, उसकी लाइसेंस को रद्द करने या उसे डिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अब अगला जो कानून आया वो था 1823 का लाइसेंसिंग एक्ट। ये कानून लागू किया था जॉन एडम्स ने, जो कि उस वक्त पूर्णकालिक गवर्नर जनरल नहीं थे, कार्यवाहक ही थे। उसने अपने प्रतिक्रियावादी विचारों को वास्तविक रूप दिया। इस कानून को, इसकी मुख्य धाराएं आपको बता देती हूँ। जो मुद्रक था और प्रकाशक था, यानी छापने वाला था और प्रोप्राइटर था, उन दोनों को लाइसेंस लेना होगा प्रिंटिंग प्रेस बनाने से पहले। अगर कोई भी मैगज़ीन, लिटरेचर, पुस्तक ऐसे किसी छापेखाने से छपती है तो 400 रुपये जुर्माना या उसके बदले कारावास यानी जेल भेजा जाएगा। और मजिस्ट्रेट को अनुमति थी कि बिना जो लाइसेंस वाले प्रिंटिंग प्रेस से उनको जब्त कर ले। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि अगर किसी के पास लाइसेंस है तो उसको समाप्त कर दे या नया एप्लीकेशन भी उससे मांग दिया जाता था। एडम्स का जो ये प्रतिक्रियावादी कानून था, उसके कारण राजा राम मोहन राय का उस वक्त अखबार चल रहा था, मिरात उल अकबर, उसको बंद होना पड़ा। एडम्स की आज्ञा के बाद केवल 3 बंगला और 1 फारसी के अखबार जो है कलकत्ता से छपते रहे। जेम्स बर्किंघम, जिसको कि पिछले कानून में नहीं भेजा गया था, उसको भी अब इंग्लैंड डिपोर्ट कर दिया गया। अब उसके बाद में काफ़ी वर्षों तक लोग प्रयास करते गए, लेकिन प्रेस का स्वतंत्र होना ये बहुत आगे जा कर के मुमकिन हुआ। विलियम बेंटिक ने उदारवादी रुख अपनाया इनके प्रति, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्र होने का श्रेय दिया जाता है गवर्नर जनरल चार्ल्स मैटकॉफ को, जो कि कार्यवाहक थे। ये मैकॉले के उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया था। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास देश के खतरे के समय खूब शक्ति है, तो शांति काल में ऐसे नियम को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ऐसा एक्ट बनाया कि जहाँ से प्रिंटिंग है उसको, कहाँ से छप रहा है वो अखबार, उसकी सूचना हमें देनी थी। ये कानून 1856 तक चलता रहा और इस दौरान भारत में छपने वाले अखबारों की, प्रेस की, समाचार पत्रों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई। और 1857 आप जानते हो कि उस समय जो है विद्रोह की चिंगारियां पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में एक तरह से फैल गई थी। तो सरकार को जैसे जब भी अशांति होती है तो प्रेस की स्वतंत्रता सबसे पहले बाधित होनी ही होती है। 1857 के विद्रोह से निपटने के लिए 1857 के अधिनियम संख्या 15 के अनुसार लाइसेंसिंग एक्ट वापस से लागू कर दिया गया। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस रखना और उसका काम में लेना, उस पर रोक लगा दी गई। सरकार को किसी भी समय लाइसेंस देने या रद्द करने का अधिकार था। समाचार पत्र को, पुस्तक या कुछ भी अन्य मुद्रित विषय के प्रकाशन और चलन को रोकने का अधिकार सरकार के पास था। ये व्यवस्था सिर्फ 1 साल के लिए थी। उसके समाप्त होने के बाद मैटकॉफ के बनाए अधिनियम, जो कि 1835 में थे, वो ही चलते रहे। अब उसके बाद 1867 का पंजीकरण एक्ट आया, रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें नियम संख्या 25 से 1835 के जो मैटकॉफ के अधिनियम थे उनको चेंज कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कोई मैगजीनों पर या प्रिंटिंग प्रेस पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि उनको नियमितीकरण करना था। मुद्रित पुस्तक और समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और प्रिंटिंग की जगह का नाम छापना ज़रूरी हो गया। इसके अंतर्गत प्रकाशन की 1 महीने के अंदर अंदर जो मैगज़ीन छपी है उसकी 1 कॉपी बिना पैसा लिए स्थानीय सरकार को देनी होती थी। यह अधिनियम 1890, 1914, 1952 और 1953 में संशोधित किया गया। 1869-70 में वहाबी विद्रोह, मैंने धार्मिक और सामाजिक सुधार में बताया था इस विद्रोह के बारे में, उस वीडियो को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें इसके कारण जो राजद्रोही लेख छपा करते थे उसके कारण
भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में एक और धारा 124A जोड़ दी गई कि जो लोग राजद्रोह फैलाएंगे उनको आजीवन रूप से भारत से निकाल दिया जाएगा या कम काल के लिए डिपोर्ट किया जाना या जुर्माने का प्रावधान किया गया। भारतीय समाचार पत्रों पर जो सबसे बड़ा आघात बच्चों माना गया, जिसके कारण लिट्टन को भारत के क्रूरतम जनरलों वायसरायों में से एक माना जाता है, वो था 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, या अगर आप आम भाषा में कहो तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। 1857 का जब विद्रोह हुआ, हालांकि भारत में शांति तो स्थापित हो गई, लेकिन अब अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में एक जातीय कटुता आ गई थी। इसके कारण जो अंग्रेज़ी अखबार थे वो हमेशा किसका समर्थन करते थे? अंग्रेज़ों का। इसके कारण जो भारत के लोगों की भावनाओं को कौन उठाएगा? तो भारत के लोगों की भावनाओं को उठाने का काम किया, जनता को परिचित कराने का काम किया अलग अलग कानूनों से देशी भाषा, यानी बंगाली, पंजाबी, इन सारे जो भाषाओं में लोकल लैंग्वेजेस में जो अखबार छपते थे उनमें। लिट्टन की साम्राज्यवादी जो नीतियां थी उसके विरुद्ध इन समाचार पत्रों में आलोचना की गई। 1876-78 में अकाल के समय भारत में 60 लाख लोग भूख से मारे गए। उस दौरान जब देश की प्रजा भूख से मर रही है तो 1877 में लिट्टन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जो कि बिल्कुल ही व्यर्थ था, महारानी को सिर्फ कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए, जिसका कोई लेना देना नहीं था। इतने मूर्खतापूर्ण कार्य पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और वो भी तब जबकि लाखों की संख्या में लोग भूख से मर रहे थे। तो ये जो सारे समाचार पत्र थे वो लिट्टन की इसकी आलोचना किया करते थे, और लिट्टन कहता था कि मैकाले और मेटकॉफ ने जो नीतियाँ बनाई हैं उसके कारण ही ये पूरे भारत में अशांति फैली है। इसी को दबाने के लिए 1878 का देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम में जिला दंड नायकों को स्थानीय सरकार की आज्ञा से कोई भी भारतीय भाषा का, अंग्रेजी भाषा का नहीं, भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो है उससे बॉन्ड ले सकते हैं कि वो ऐसा कोई सामग्री नहीं छापेंगे जिससे सरकार विरोधी भावना भड़के या वैमनस्य फैले लोगों में। जज का निर्णय अंतिम रहेगा, उससे अपील की अनुमति नहीं होगी अगर जज ने उसके सरकार देशी भाषा के अखबार के विरुद्ध कोई निर्णय दे दिया है। यदि कोई देशी भाषा अखबार इस अधिनियम से बचना चाहे तो उसे अपने जो मैगजीन है उसकी एक कॉपी सरकार के पास सेंसर के लिए देनी होगी। ये जो अधिनियम था इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष क्या है बच्चों, कि ये अधिनियम अंग्रेज़ी भाषा के अखबारों पर लागू नहीं होता था, हिंदी के अखबारों पर लागू होता था। इस अधिनियम के अधीन मैं कुछ अखबारों के नाम बता रही हूँ। सोम प्रकाश जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और भी अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अब हुआ ये कि अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाली में छपा करती थी, और उसी में जो है लॉर्ड लिट्टन को नीरो से उसकी तुलना की गई थी कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, अकाल के दौरान दिल्ली दरबार के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई थी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने ऐसा किया कि रातों रात वो बंगाली से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। तो लिट्टन इस अखबार को बंद करना चाहता था, कड़ी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। हालांकि जो अब भले वो अंग्रेज़ी में अखबार छप गया, लेकिन भारतीय जनता अपने आक्रोश को कैसे व्यक्त करती है, सरकार की नीतियों का उस पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसको पहुंचाने के लिए तो लोकल लैंग्वेजेस बहुत ही ज़रूरी होती है। अब क्या होते थे इन अखबारों में, ये क्या करते थे कि अंग्रेज़ी भाषा में जो अखबार में आलोचना हुई है उसी को ऐसे के तैसा लोकल भाषा में छाप दिए करते थे। नए भारत सचिव लॉर्ड क्रैनब्रुक ने भी इस धारा का विरोध किया कि इतने सारे हम प्लीज़ लाएंगे प्रूफ कॉपी तो हमको दिक्कत हो जाएगी। अतः 1878 सितंबर में जो प्री सेंसरशिप है वो धारा तो हटा दी गई, इसके बदले प्रेस कमीशन नियुक्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन, जिनको कि हम सज्जन रिपन, भले रिपन या जेंटलमैन रिपन के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है इस अधिनियम को रद्द कर दिया। उसके बाद में 1896-97 में अकाल और दक्कन में प्लेग फैला, जिससे बहुत अशांति हुई, हिंसा की घटनाएं हुई। 1898 के एक अधिनियम द्वारा जो है 124 जो धारा थी समाचार पत्रों से संबंधित उसको पुनर्स्थापित किया गया, और एक नई धारा 153A जोड़ दी गई। जो कथन सेना में असंतोष फैलाए या किसी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा दे उसे भी दंडित करने के लिए ये धारा जोड़ी गई।
अब अगला समाचार पत्रों पर आघात था 1908 का समाचार पत्र एक्ट, जो कि लॉर्ड कर्जन, जिनकी की बंगाल विभाजन की नीति थी या और भी कई सारी जो नीतियाँ थी देश विरोधी, भारत विरोधी, उसके कारण उनके विरुद्ध जो है आलोचना के स्वर बढ़ते चले जा रहे थे। उनको दबाने के लिए उन्होंने 1908 का समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार अगर कोई अखबार आपत्तिजनक सामग्री जिससे लोगों को हिंसा या हत्या की प्रेरणा मिले प्रकाशित करेगा तो उसकी संपत्ति और प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। स्थानीय सरकार 1867 के समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम के अधीन किसी मुद्रक आधार या प्रकाशक की दी गई घोषणा को रद्द कर सकती थी। उसके बाद में जो अखबारों के प्रिंटर थे, प्रकाशक थे, उनको अगर उनकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाती तो 15 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में जा सकते थे। इस अधिनियम से सरकार ने 9 अखबारों पर मुकदमे चलाए और 7 प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली। उसके बाद में 1910 का एक भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया। सरकार ने अपने हाथों को अधिक मजबूत करने के लिए ये अधिनियम पारित किया। इसमें लॉर्ड लिटन के जो 1878 के सारे लक्षण थे अधिनियम के, देशी भाषा को पुनः जीवित कर दिए गए। इसके अनुसार स्थानीय सरकार अगर चाहे तो किसी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी या अखबार के प्रकाशक को रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती है। ये राशि होगी 500 से लेकर 2000 रुपये तक। सरकार जमानत जब्त करने का और पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। पुनः पंजीकरण के लिए 1000 रुपये और अधिक से अधिक 10,000 रुपये की जमानत मांगने का अधिकार था। इस अधिनियम के अधीन 991 तो प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, 286 को चेतावनी और 705 को जमानतें दी गई। इस अधिनियम के लागू होने के पहले 5 वर्षों में 5 लाख रुपए की जमानत आई, यानी कि अखबारों को इतना अधिक जुर्माना भरना पड़ा। प्रथम महायुद्ध के जब दिन आए तो भारत सुरक्षा नियम लगा दिए गए, जिसके अंतर्गत राजनीतिक आंदोलन और स्वतंत्र जन आलोचना मनाही कर दी गई। 1921 में तेज बहादुर सप्रू, जो कि विधि सदस्य थे, की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य ये जो कानून थे उसकी समीक्षा करना था। इसके बाद 1908 और 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए। अब हम आते हैं 1931। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। भगत सिंह के नेतृत्व में, हालांकि भगत सिंह को तो फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन उनके समर्थकों का एक समूह आतंकवाद पर उतारू हो गया था। ऐसे दिनों में सरकार ने समाचार पत्रों पर कंट्रोल लगाने की भावना से एक नया अध्यादेश जारी कर दिया। 1910 के जो सारे एक्ट थे वापस से लागू कर दिए। 1931 में भारतीय सरकार ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम संकटकालीन शक्तियों से संबंधित लागू कर दिया गया। इसके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रचार प्रसार हो रहा था उसको दबाने के लिए सरकारों को ताकत दे दी। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार, अब सुनना इसको, सरकार शब्द, संकेत या आकृति द्वारा भी किसी की हत्या के या अन्य किसी अनुसंदेह अपराध करने की अगर कोई प्रेरणा देता है या ऐसे अपराध करने की कोई तारीफ भी करता है, अनुमोदन भी करता है, तो उसको कड़ा दंड देने की अनुमति सरकार को थी। बाद में इसका विस्तार करके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 बना दिया गया। ये सारी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गई जिससे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचती थी। इसी तरह जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारतीय सुरक्षा नियमों के अधीन प्री सेंसरशिप वापस लागू कर दी गई और समाचार पत्र संकटकालिक अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को संशोधित किया गया। एक समय में ऐसा था कि अगर आप कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके बारे में भी कोई अखबार समाचार छापोगे तो अवैध हो गया। सरकार द्वारा प्राप्त की हुई ये शक्तियाँ आखिरकार 1943 में जाकर के समाप्त हुई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों के प्रकाश में कहा कि समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा की जाए। इसमें 1931 का जो अधिनियम था उसको रद्द करना, इंडियन पीनल कोड की धारा 124A और 153A में परिवर्तन, 1931 का देशी राज्य अधिनियम या 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम, इनको रद्द करना सम्मिलित था। जब जनवरी 1950 में नया संविधान लागू कर दिया गया तो उसमें अनुच्छेद 12(2) में संशोधन की और समाचार पत्र के आपत्तिजनक विषय अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता पड़ी। ये अधिनियम आज तक जितने अधिनियम पारित हुए उनसे ज़्यादा व्यापक था, क्योंकि ये तत्कालिक व्यवस्था नहीं थी, ये लंबे समय तक चली आने वाली व्यवस्था थी। नए कानून से सरकार को समाचार पत्रों और मुद्रणालयों से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत मांगने
जमानत जब्त करने या अधिक जमानत मांगने का अधिकार दे दिया गया। कुछ प्रकाशनों को सरकार जब्त भी कर सकती थी। आपत्ति सामग्री को डाक द्वारा भेजने से रोककर उसे नष्ट करने, जब्त करने का अधिकार भी रखती थी। प्रिंटिंग प्रेस जब्त भी किए जा सकते थे। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रशासक जो हैं उनको जूरी की परीक्षा, ट्रायल बाय जूरी मांगने का अधिकार दिया गया। 1956 तक ये एक्ट लागू रहा। बाद में ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस अधिनियम का विरोध किया और सरकार से अनुरोध किया कि समाचार पत्र हमारे क्या काम कर रहे हैं उसकी व्यापक जांच कराई जाए। सरकार ने अनुरोध मान लिया। जज जी.एस. राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन नियुक्त किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1954 में दी। इसमें सिफारिशें लागू की गई कि ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल बनाई जाए और प्राइस पेज सिस्टम अपनाया जाए। पन्ना कैसा है उसके आधार पर पहेली को, क्रॉसवर्ड पजल्स जो वर्ग पहेली है वो बंद कर दी जाए, प्रतियोगिता बंद कर दी जाए, विज्ञापनों के लिए एक संहिता अपनाई जाए और सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि समाचार पत्र जो है उनके स्वामित्व एक ही समूह के पास नहीं आए। हाल के वर्षों में सरकार ने 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और भी कई सारे एक्ट पारित किए हैं जो कि हालांकि समाचार पत्रों के स्वतंत्रता पर तो पाबंदी नहीं लगाते हैं, हाँ, लेकिन एक लोकतंत्र के प्रति समाचार पत्रों की जो जवाबदेही है उसे सुनिश्चित करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो बच्चों, ये था ब्रिटिश शासन के अधीन और उसके बाद में भारत में समाचार पत्रों का विकास। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और अलग अलग समय पर जो एक्ट लाए गए उनकी मंशा और उनकी मुख्य धाराएं आपको ज़रूर बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में हो गई होंगी। धन्यवाद।